तो अपन जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो एसएस के चैप्टर 4 यानी कि विश्व का इतिहास अपन ने स्टार्ट किया था। और ये जो टॉपिक है ये विश्व के इतिहास के चैप्टर का है जो बोर्ड में आने वाला है, यानी सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अपन वही टॉपिक कर रहे हैं जिसको बोर्ड में शामिल किया 2021 के एग्जाम के लिए। तो ये जो टॉपिक है आप लोग का इस चैप्टर से विश्व के इतिहास से वो औद्योगिक क्षेत्र का पूरा जोड़ा गया है, यानी औद्योगिक क्षेत्र का जितना भी प्रारूप है विश्व के इतिहास में उस पर ज्यादा बल दिया गया है और उसको बोर्ड में इंक्लूड किया गया है। लास्ट वीडियो अपनी उद्योग पर ही थी, इसको जरूर देख लेना जिसने भी नहीं देखा है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दे क्योंकि लास्ट वीडियो में अपन ने औद्योगिक विकास देखा है कहाँ से हुआ है, कौन से देश से औद्योगिक विकास सबसे पहले हुआ है, तो वहां पे लास्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है, लास्ट टॉपिक नहीं देखा है, विशेष रूप से वो जाकर के प्लेलिस्ट में लास्ट टॉपिक इसका जरूर देख ले और उसके बाद इस वीडियो के बाद देख लेना, कोई अभी नहीं कि आप इसको अभी छोड़ के जाओ, रुक जाइए, इसको पूरा देखिए, इसके बाद उसको देख लेना। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए, तो आज का अपना टॉपिक जो है विश्व के इतिहास से जुड़ा हुआ चैप्टर से, और विशेष रूप से जो टॉपिक चल रहा है वो औद्योगिक क्रांति से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज देखने जा रहे हैं हम लौह उद्योग में नए तकनीकी परिवर्तन, यानी विश्व के स्तर पे जो लौह उद्योग था अपना, ठीक है, उसमें क्या नवीन चेंज आए, क्या क्या चेंज हुए, क्या परिवर्तन आए लौह उद्योग के क्षेत्र में, लौह इस्पात उद्योग के क्षेत्र में, वो अपन विश्व स्तर के परिवर्तन को आज देखने वाले हैं नई तकनीक के साथ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभ हुई थी कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, और उसमें इंग्लैंड विशेष रूप से कोयला और लोहा का विशेष बहुतायत में प्रयोग कर रहा था, यानी इंग्लैंड में कोयले की मात्रा और लौह अयस्क की मात्रा बहुतायत में थी, यानी एक तरह से एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा सकता था। इतना लेवल इंग्लैंड ने प्राप्त कर रखा था औद्योगिक क्रांति के समय। तो डेफिनेटली अपन ने देखा था कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कौन से देश में आई थी, इंग्लैंड में। किसके कारण, क्योंकि वहां पे कोयला यानी कि ईंधन, कोयले को ऐसे क्या मान लो आप, ईंधन के रूप में मान लो, और लौह अयस्क की जो मात्रा थी वो भी प्रचुर मात्रा थी, काफी बड़ी मात्रा में था लौह अयस्क, जिसके कारण इंग्लैंड में जो है बड़ी स्तर पे औद्योगिक क्रांति सफल हो पाई, नए नए उद्योग स्थापित किए गए और मशीनीकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। इसके बाद देखो, लोहे को शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया गया। लोहा जो था आयरन, उसको प्योर करने के लिए यानी कि शुद्ध बनाने के लिए कई मेथड्स अपनाए गए, कई प्योरिफिकेशन के मेथड अपनाए गए ताकि लोहे को शुद्ध रूप में लाया जा सके और अन्य क्षेत्रों में और उसका उपयोग बढ़ाया जा सके। 1709 में अब्राहिम दर्बी द्वारा दमन भट्टी, क्वेश्चन जानना विशेष रूप से आ सकता है 1 नंबर में, दमन भट्टी का आविष्कार किसने किया, अब्राहम दर्बी ने। कब किया था, 1709 में, 1709 में अब्राहम दर्बी द्वारा दमन भट्टी का आविष्कार किया गया था। और ये जो आविष्कार था काफी बड़ा चेंज लाने वाला था और इंग्लैंड के क्षेत्र में ही नहीं, काफी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे औद्योगिक विकास के लिए काफी मोटिवेशन देने वाला उद्योग माना जाता है। किसका, दमन भट्टी का आविष्कार किसके द्वारा, अब्राहम दर्बी के द्वारा। कब किया गया, 1709 में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कोक यानी पत्थर का कोयला, कोक यानी पत्थर के कोयले का प्रयोग किया गया। दमन भट्टी के लिए संचालन के लिए कैसा कोयला अपनाया गया, पत्थर के कोयले का यूज किया गया। और पहली बार जो कामयाबी मिली है वो उस ईंधन को यानी पत्थर के कोयले को अपनाने से वो विश्वसनीय रही है। लौह अयस्क को पिघलाने और साफ करने का सुगम हो गया, यानी कि दमन भट्टी के आविष्कार से लौह
एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कोई सा भी, और आप इजीली इसको करके आओगे। स्ट्रेस मत लो, आराम से सुनिए, ठीक है। चलिए, लोहे की शुद्धि को दूर करने या शुद्धि को दूर करने के लिए ये विशेष आविष्कार था कौन सा? दमन भट्टी, आलोड़न भट्टी का। दमन भट्टी का विशेष रूप से ये था कि यहाँ पे पत्थर का उपयोग किया गया, पत्थर के कोयले का यूज किया गया, और खास तौर पे लोहे को पिघलाने का काम भी इसके द्वारा किया जाने लगा। दमन भट्टी के बाद आलोड़न भट्टी आई, दमन भट्टी के बाद आलोड़न भट्टी आई। तो विशेष ध्यान रखना आपको कुछ फैक्ट्स से, और वीडियो को देखते रहना। दोबारा चलते हैं आगे नए फैक्ट्स की ओर। देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे जा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सामने, सभी को अच्छे से लर्न भी करना है आपको, ताकि अपना कोई भी क्वेश्चन टॉपिक छूटे नहीं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, 1 नंबर में, 2 में, 4 में, तो आप अच्छे से कर सको, इस तरह आपको ध्यान रखना है। बेलन व्हील का आविष्कार, आलोड़न भट्टी इसमें पूरे मिलन है। बेलन व्हील का आविष्कार देखिए इन्होंने किया है रिपोर्ट में। बेलन व्हील, बेलन व्हील का आविष्कार, बेलन व्हील का आविष्कार भी किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पे विशेष रूप से यहाँ पे किसके द्वारा किया है? हेनरी कोट के द्वारा, हेनरी कोट, ठीक है। बेलन व्हील, बेलन व्हील और आलोड़न भट्टी दोनों के आविष्कार कौन है? बेलन व्हील और आलोड़न भट्टी, आलोड़न भट्टी, यानी कि दोनों के आविष्कार विशेष रूप से कौन है? हेनरी कोट माने जाते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद लोहे से बनी मशीन अधिक वजनदार होती थी और उसमें जंग भी लग जाती थी। इस समस्या को छुटकारा पाने के लिए खोज हुई और इस्पात का आविष्कार हुआ। लोहे को, लोहे की जंग से छुटकारा पाने के लिए अयस्क का आविष्कार, किसका किया गया? अयस्क का आविष्कार किया गया। अयस्क का आविष्कार किया गया इसलिए ताकि लोहे में जंग ना लगे, यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए विशेष रूप से प्रयास हुआ और कदम उठाया गया और खोज की गई, आविष्कार की गई। इसकी अयस्क की आविष्कार किया गया, अयस्क की खोज की गई। इस्पात बनाने में लोहे की कुछ मात्रा में कार्बन, इस्पात बनाने में लोहे की मात्रा में कुछ कार्बन, ठीक है, कुछ कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है, मैग्नीज की मात्रा, मैग्नीज, ठीक है। और देखा जा रहा है एस्क कैसे बनता है? मैग्नीज तथा अन्य पदार्थों का उपयोग, प्लस अन्य पदार्थों का उपयोग, अन्य पदार्थों का उपयोग करके क्या बनाया जा रहा है? आपके विशेष रूप से इस्पात बनाया जा रहा है। क्या बना रहा है? इस्पात बनाया जा रहा है। इस्पात के निर्माण में कुछ मात्रा लोहे की, कुछ मात्रा कार्बन की, कुछ मात्रा मैग्नीज की और कुछ अन्य पदार्थों को मिला करके विशेष रूप से इस्पात तैयार किया जा रहा है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। इस्पात लोहे की अपेक्षा हल्का होता है। इस्पात लोहे की अपेक्षा कैसा होता है? हल्का होता है। कैसा होता है? हल्का होता है। यानी वेट में बात करें तो वेट जो होता है इस्पात का वो कंपेयर टू आयरन के थोड़ा लो होता है, यानी कि बहुत लाइट होता है। इसलिए कहा जाता है इस्पात जो है लोहे की अपेक्षा कैसा होता है? हल्का होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। मजबूत, जंगरोधक और लचकदार होता है। हेनरी बेसिमर ने एक नई इस्पात बनाने की विधि खोजी जिसमें बेसिमर प्रक्रिया के नाम से जाना गया, यानी कि इस्पात बनाने की प्रक्रिया खोजी गई किसके द्वारा? बेसिमर के द्वारा। बेसिमर के द्वारा। ये बेसिमर का ध्यान रखना। उस प्रक्रिया को नाम भी क्या दिया गया? बेसिमर की प्रक्रिया, यानी कि इस्पात बनाने का नया प्रयोग किया गया बेसिमर के द्वारा और नए तरीके से इस्पात बनाने का प्रयास किया गया, जिसका उपयोग भी आगे जाके औद्योगिक क्षेत्र में किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन और
लोहे के क्षेत्र में, लोह उद्योग में क्या क्या नए आविष्कार हुए, ये अपन ने इस टॉपिक में देखा है। अब अपन देखेंगे विशेष रूप से परिवहन के क्षेत्र में। इसको हटा देते हैं लोह को और यहां डाल देते हैं परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में। अब अपन को देखना है विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के एरिया में क्या न्यू चेंज आए, कौन सी टेक्नोलॉजी का नया विकास हुआ यहाँ पे। और ये जो परिवर्तन है ये भी औद्योगिक विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज नई नई टेक्नोलॉजी से उद्योगों के माध्यम से जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सरलता हो जाती है, जल्दी काम हो जाता है, पहुंच जाता है प्रोडक्ट, और औद्योगिक विकास और बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे सुधार की आवश्यकता हुई, क्योंकि औद्योगिक विकास जो था, औद्योगिक विकास के कारण जो है परिवहन की आवश्यकता थी, परिवहन में विकास होने की, परिवहन में विकास की जरूरत थी, क्योंकि उत्पादन होगा तो वस्तु का आदान प्रदान करना भी संभव होगा, तो उसके लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। और परिवहन को आसान और सुगम सस्ता बनाने के लिए स्कॉटलैंड वासी मकाडम ने सड़क निर्माण का एक नया तरीका अपनाया। स्कॉटलैंड निवासी विशेष रूप से इनका नाम है मकाडम ने सड़क निर्माण का नया तरीका, सड़क निर्माण का नया तरीका निकाला किसने? मकाडम ने। और ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। उन्होंने नए तरीके से सड़क के निर्माण पर बल दिया। किसने? मकाडम ने। क्योंकि सड़क चाहिए जिसमें सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की परत, जैसे सड़क के निचले भाग, जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है, ये रोड है मान लो, है ना, ये रोड जा रहा है, ये क्या है? सड़क है। ये क्या है? सड़क। तो इन्होंने कहा कि सड़क के निचले भाग में, निचले का मतलब है कि ये जो परत है, ये रोड जो है नीचे वाला भाग, इसमें पत्थर की परत, मोटे पत्थर की क्या होनी चाहिए? परत होनी चाहिए। मोटे पत्थर की क्या होनी चाहिए? छोटे छोटे पत्थरों की परत। छोटे पत्थर भी हो सकते हैं, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, है ना, गाना सुना आपने? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आगे आज बनेंगे वो, इधर ध्यान दो। परत यानी कि सड़क की जो परत है, छोटे छोटे पत्थरों की परत होनी चाहिए। उसके बाद कहा इन्होंने, उसके बाद मिट्टी बिछाई जाती है, और इसके ऊपर जो है मिट्टी बिछाई जाती है, मिट्टी बिछाई जाती है, तब जाके वो मिट्टी जो है वो मजबूत परत बना लेती है, जकड़ जाती है पत्थरों से, पानी वगैरह डाल देते हैं वहां पे, तो एक तरह से ठोस क्षेत्र बन जाता है वो। इस सड़क का प्रारूप जो दिया है वो ध्यान रखना किसने दिया है? मकाडम ने दिया है। ये 3 नए तरीके की सड़क है। किसके अकॉर्डिंग? मकाडम के अनुसार। मकाडम ने ऐसी सड़क बनाने का, उस समय सड़कें विकास ही नहीं था भाई। आज जो आप हाईवे देख रहे हो, इतने अच्छे रोड देख रहे हो, वो आज है, उस समय नहीं थे। तो उस समय एक टेक्नोलॉजी निकालना, एक नई खोज करना, ये बहुत बड़ा आविष्कार था। समझ रहे हो मेरी बात? तो उस कंडीशन में इन्होंने कदम उठाया, कम से कम रास्ता बनाया कि ठोस लेवल का प्लेटफॉर्म कैसे परिवहन को और अच्छा बेहतर बना सकता है। तो काफी सराहनीय प्रयास था। भारी सामान का परिवहन सड़क मार्ग में खर्चीला और असुविधाजनक होता था, ये बात भी सही है। जो वेट वाले सामान थे, हैवी वेट वाले सामान, उनको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंचाना और भी ज्यादा खर्चीला, यानी बहुत ज्यादा उनपे खर्चा आता था वस्तुओं को पहुंचाने के लिए। और इस तरह सड़कें बनने लगी तो धीरे धीरे वो परिवहन और सरल हो गया, आसान हो गया। इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली, बात करें इंग्लैंड में तो यहां ध्यान रखना है आपको, इंग्लैंड में पहली नहर, विशेष इंग्लैंड जो है काफी
समृद्ध रहा है पहले से, औद्योगिक क्षेत्र में भी और सभी लगभग क्षेत्रों में। पहली नहर वर्सली कैनाल, वर्सली कैनाल, पहली नहर इंग्लैंड में कौन सी? वर्सली कैनाल। 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में जेम्स ब्रिदली द्वारा बनाई गई। जेम्स ब्रिदली द्वारा बनाई गई। जेम्स ब्रिदली द्वारा बनाई गई थी इंग्लैंड में पहली नहर कौन सी? वर्सली कैनाल। कब बनाई थी? 1761 में। किसके द्वारा? जेम्स ब्रिदली द्वारा बनाई गई। इसके बाद बात करें, इससे माल ढोने का खर्चा आधा रह गया, यानी कि इससे जो है माल ढोने का खर्चा आधा रह गया, यानी बहुत कम हो गया। ठीक है, पहले से खर्चा क्या हो गया? कम हो गया। तो ये काफी अच्छा आविष्कार था। इंग्लैंड में 1788 ईस्वी से 1796, इंग्लैंड में 1788 से 1796 ईस्वी, 1788 से 1796 ईस्वी में अनेक नहरों का निर्माण हुआ। कब हुआ? विशेष रूप से कब हुआ था? 1788 से 1796 ईस्वी के दौरान, जिसके कारण यह काल नहरोन्माद, ये जो समय था ये कहलाने लगा नहरोन्माद, यानी इस समय को जो है काल को नहरोन्माद के नाम से जाना गया। नहरोन्माद यानी कि ज्यादातर नहरों का निर्माण हुआ है, बहुत ज्यादा नहर प्रणाली का विकास हुआ था इस समय के दौरान। कौन से समय में? 1788 से 1796 के दौरान। इसलिए इस समय को विशेष पर्टिकुलर जो टाइम था ये वाला, इसको कह दिया नहरोन्माद, यानी कि नहरों का निर्माण करने वाला समय या नहरों की मात्रा में, संख्या में वृद्धि करने वाला समय। 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर, 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्टिनोद, इसमें विशेष नाम है यहाँ पे अपने फर्टिनोद द लेस्पेथ, फर्टिनोद द लेस्पेथ, ये क्या है? फ्रांसीसी इंजीनियर। इन्होंने 1869 ईस्वी में जो बात करें तो स्वेज नहर का निर्माण करवाया। विशेष ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर का निर्माण, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वेज नहर का निर्माण किसने करवाया? फ्रांसीसी इंजीनियर। और फ्रांसीसी इंजीनियर कौन से? फर्टिनोद द लेस्पेथ, फर्टिनोद द लेस्पेथ ने बनवाई थी स्वेज नहर, यानी स्वेज नहर का जो निर्माण करवाया गया था वो फ्रांसीसी इंजीनियर के द्वारा करवाया गया था। तो नहर का देखिए मार्ग जो है वो आप जानते हो कि समुद्री मार्ग था। समुद्री एरिया में नहर का प्रभाव करना, नहरों के माध्यम से जो है यातायात होता था, क्योंकि जहाज चलाए जाते थे, समझ रहे हो? तो वहां से जहाजों के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ने लगी थी, इसलिए नहरें इंपॉर्टेंट थी। और भी काफी सारे प्रयास हुए यहाँ पे। 1807 ईस्वी में प्रथम वाष्प चालित नौका, 1800, देखते हैं और फैक्ट इसके इंपॉर्टेंट, 1807 में ये दोनों क्षेत्रों में नए आविष्कार बता रहा हूं मैं आपको। लोगो गैस का अपन ने अभी पढ़ा है और परिवहन का अपन देख रहे हैं विशेष रूप से। 1807 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में व्यक्ति हैं रॉबर्ट फुल्टन ने क्या किया यहाँ पे? 1807 ईस्वी में प्रथम वाष्प
वाष्प चलित नौका, प्रथम वाष्प चलित नौका का क्या किया है, आविष्कार किया गया किसके द्वारा, रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा। कब किया गया, 1807 ईस्वी में विशेष, जो पहली बार हडसन नदी में चली। कौन सी नदी में चली थी, हडसन नदी में चली थी ये नौका। कहां पे चली है पहली बार ये नौका, हडसन नदी में चलाई गई। कौन सी, प्रथम वाष्प चलित नौका जो रॉबर्ट फुल्टन ने बनाई थी 1807 ईस्वी में। इसके बाद देखिए स्थल मार्ग के अलावा लोहे की पटरियों पर चलने वाले रेल इंजन के आविष्कार हुए, बहुतायत क्षेत्र में क्रांति ला दी। 1814 ईस्वी में 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस, नाम क्या है, जॉर्ज स्टीफेंस ने प्रसिद्ध भाप इंजन, जॉर्ज स्टीफेंस ने क्या बनाया था, प्रसिद्ध भाप इंजन, भाप के इंजन का इन्होंने क्या किया, विशेष आविष्कार किया है रेल के क्षेत्र में। और इसके अलावा रॉकेट का भी क्या इन्होंने आविष्कार किया है, जॉर्ज स्टीफेंस ने क्या किया, भाप के इंजन का आविष्कार किया और रॉकेट का आविष्कार देखा गया 1814 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। 1830 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी, 1830 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी, 1830 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी मैनचेस्टर और सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, देखते हैं ध्यान से रखना। मैनचेस्टर और लिवरपूल, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच चली, पहली रेलगाड़ी, प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक, मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में चली है। कब चली है, 1830 ईस्वी में। ये विशेष प्रयास था और काफी सफल रहा। रेल के आविष्कार ने कोयला, लोहा एवं अन्य औद्योगिक उत्पादों को कम समय में और कम खर्च में लाना ले जाना संभव बना दिया। यानी कि खर्चे की प्रक्रिया कम होगी, रेल मार्ग से और भी सरल हो गया आवागमन होना, परिवहन होना, वस्तु सेवाओं को, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना। ये काफी प्रभावी क्षेत्र था। इसके बाद देखो संचार के क्षेत्र में क्या चेंज हुआ, विशेष देखते हैं अपन संचार के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में नए प्रयोग, हटा देते हैं इसको पूरा, दोबारा लिख लेते हैं। संचार के क्षेत्र में नए प्रयोग, किस क्षेत्र में बात कर रहे हैं अपन, संचार के क्षेत्र में बात कर रहे हैं नए प्रयोग की, के कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्या नए प्रयोग किए गए। तो देखिए 1844 ईस्वी में 1844 में बात कर रहे हैं अपन सैमुअल मोर्स ने एक व्यावसायिक तार यंत्र का आविष्कार किया। एक व्यावसायिक तार यंत्र का क्या किया, आविष्कार किया। तार यंत्र का क्या किया, आविष्कार किया था सैमुअल मोर्स ने। कब किया था, 1844 ईस्वी में। और इसके अलावा भी देखिए यह तार यंत्र में विश्व के महाद्वीपों का परस्पर जोड़ने का काम किया। 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल ने कब, 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। किसका, टेलीफोन का आविष्कार किया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, कब किया था, 1876 ईस्वी में। जिसपे अपन हेलो हाय करते हैं, हाय हेलो कैसे हो, व्हाट्सएप, ये मोबाइल है, ये टेलीफोन नहीं है। टेलीफोन वो था
एक नया आविष्कार था, इसने काफी क्या ला दी, संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। क्या ला दी इसने? टेलीफोन ने क्रांति ला दी। औद्योगिक क्रांति के परिणामों को 4 भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांट सकते हैं। 4 भागों में इसके परिणामों को बांट सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणामों को देखते हैं कौन कौन से हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम, औद्योगिक क्रांति के परिणाम, औद्योगिक क्रांति के परिणाम। तो यहाँ पे इन परिणामों को विशेष रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4 विशेष भागों में बांटा गया है। पहला आर्थिक, ठीक है, दूसरा राजनीतिक, तीसरा सामाजिक और चौथा है वैचारिक। औद्योगिक क्रांति जो विश्व स्तर पे चलाई गई थी, विश्व के इतिहास में अपन ने औद्योगिक क्रांति देखी है, उसके परिणाम को 4 भागों में बांटा गया है। इसके प्रभाव जो पड़े हैं 4 विशेष क्षेत्रों पर पड़े। पहला आर्थिक क्षेत्र पे, दूसरा राजनीतिक क्षेत्र पे, तीसरा सामाजिक क्षेत्र पे और चौथा वैचारिक परिणाम। ठीक है, आर्थिक परिणाम की बात करें तो उत्पादन वाणिज्य में असंतुलित वृद्धि हुई, उत्पादन बढ़ा, उत्पादन और वाणिज्यिक क्रियाएं। वाणिज्यिक का मीन्स होता है व्यापार, यानी कि उत्पादन और व्यापार में क्या हुई? असंतुलित वृद्धि। असंतुलित क्या हुई है? वृद्धि, यानी तेजी से औद्योगिक क्षेत्र बढ़ने लग गया, वस्तु सेवाओं का निर्माण होने लग गया और व्यापार भी बढ़ने लग गया औद्योगिक क्षेत्र बढ़ने से, उत्पादन होने से, और रेल, सड़क, परिवहन मार्गों का विकास हुआ। तो ज्यादातर आर्थिक क्षेत्र को क्या मिली? वृद्धि देखने को मिली। और ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगरों का विकास अधिक हुआ। नगरों का विकास अधिक, नगरों का विकास क्या हुआ? अधिक हुआ। किसकी अपेक्षा? ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा, क्योंकि बड़े बड़े नगरों में सुविधाएं, पानी का स्तर, बिजली की व्यवस्था हो पाई थी, इसलिए औद्योगिक विकास नगरों में ज्यादा प्रभावी माना गया। इसके बाद बात करें, राष्ट्रीय बाजारों को राज्य द्वारा संरक्षण मिला तथा औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। औद्योगिक पूंजीवाद का क्या हो गया? विकास हुआ। किसके कारण? औद्योगिक क्रांति के कारण। बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हुए, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उद्योगपति जो है अपना पैसा काफी बड़े स्तर पे लगा पाए। तो यहाँ पे बड़े नगरों में पूंजीवाद का क्या होने लग गया? धीरे धीरे विकास होने लग गया, नए नए उद्योग धंधे स्थापित होने लगे। दूसरा अपन देखते हैं राजनीतिक। राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का? राजनीति में लोकतंत्र की मांग बढ़ी। क्या बढ़ी? लोकतंत्र की मांग क्या होने लगी? बढ़ने लगी। किसमें? राजनीतिक क्षेत्र में। किसके कारण? औद्योगिक क्रांति के कारण लोकतंत्र की क्या हो गई? मांग बढ़ने लग गई तथा मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ। मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का विकास, यानी कि मध्यम जो वर्ग था उसमें राजनीतिक क्षेत्र की जो महत्वाकांक्षाएं थी, राजनीतिक क्षेत्र में आने की, एक तरह से लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की, उसका धीरे धीरे क्या होने लग गया? विकास होने लग गया। और इसके बाद बात करें शुरुआत की, तो यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र का जो शुरुआत का स्तर था वो काफी लो लेवल पे था और पब्लिक का जो योगदान था वो काफी बढ़ने लग गया। तो इसके बाद देखिए औद्योगिक क्रांति से औपनिवेशवाद, अप्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। औपनिवेशवाद, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। औपनिवेशवाद, प्रतिस्पर्धा में भी क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। और श्रमिक संगठन और अधिक मांगों को लेकर आंदोलन का उदय हुआ और आंदोलन होने लग गया। इसके बाद सामाजिक क्षेत्र में देखें तो सामाजिक क्षेत्र में क्या विशेष चेंज आया वो भी देख लेते हैं अपन। सामाजिक क्षेत्र में नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, नए सामाजिक वर्ग का क्या हुआ है? उदय हुआ है। ठीक है, किसके कारण? औद्योगिक क्रांति के कारण। नैतिक मूल्यों में गिरावट, नैतिक मूल्यों में
गिरावट आई। नैतिक मूल्य का मतलब ये है कि जो व्यक्तिगत भावनाएं थी उनमें कमी होने लगी। और इसके बाद बात करें संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव। संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव हो गया, यानी जो परिवार संयुक्त होते थे, पहले जॉइंट परिवार रहते थे, वो टूटने लगे। उद्योग क्षेत्र में अलग अलग नहरों में जो है जनसंख्या पलायन करने लगी, वहीं पे बसने लगे, जिसके कारण जनसंख्या का फैलाव जो था वो कई क्षेत्रों में हो गया और परिवार बिखरने लगे। जो संयुक्त परिवार की परंपराएं थी, प्रथा थी, वो भी समाप्त होने लग गई। किसके कारण? औद्योगिक क्रांति के कारण। इसके बाद देखो वैचारिक परिणाम क्या रहा? आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया गया। इसमें वैचारिक परिणाम में क्या देखा गया? आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया गया और विशेष रूप से समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद का उदय, समाजवाद का क्या हुआ? यहाँ पे उदय हुआ। किसके कारण? औद्योगिक क्रांति के कारण। तो चार भागों में अपन ने विशेष परिणाम देखे। विश्व स्तर पे जो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी उसके परिणाम को भी अपन ने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो आई होप आपको सारे फैक्ट्स मैंने आपके सामने इस वीडियो में रखे और ये जो वीडियो है आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लेना और आपको कुछ काफी चीजें आपको पहली बार समझ में आई होंगी, याद हुई होंगी, है ना, आपके सामने आई होंगी। तो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नए